हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम केमिस्ट्री की बाकी जितनी चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे। इसमें हम लोग को बेसिकली ये पढ़ना है कि यूनिट्स क्या हैं, इक्विवेलेंट वेट्स क्या हैं, मोल कंसेप्ट क्या है। ये सारी चीज़ों को पढ़ना है जो कि आपको केमिस्ट्री पढ़ने में फर्दर मदद करेगा। चलिए आज ये स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग मैटर के बारे में समझते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में मैटर बहुत बार आएगा। आपको मैटर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मैटर एक्चुअली दो पार्ट्स में बांटा गया है, फिजिकल बेसिस पे, केमिकल बेसिस पे। अब जो बेसिस है, जितने भी आधार या पार्ट्स होते हैं या टाइप्स होते हैं, वो बेसिस पे निर्भर करता है कि आप बेसिस क्या ले रहे हैं। जैसे जब हम फिजिकल बेसिस ले रहे हैं इसके टाइप्स अलग हो जाएंगे, जब हम केमिकल बेसिस ले रहे हैं तो टाइप्स अलग हो जाएंगे। तो फिजिकल बेसिस पे आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि फिजिकल बेसिस पे मैटर को तीन पार्ट्स में बांटा गया है, और वो क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन चीज बांटा गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है। ऐसे तो आप जानते हैं, चीजों को देख के आप पहचान सकते हैं कि ये गैस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। बट अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में पूछा जाए कि हाँ किसको बोला जाएगा कि सॉलिड है, किसको गैस है, कौन लिक्विड है, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसके, क्योंकि फिजिकल है तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम उसके आकार, वॉल्यूम, आयतन यही सब देखते हैं, ठीक, रंग रूप देखते हैं। तो सॉलिड हम उसको बोलेंगे जिसका वॉल्यूम और शेप फिक्स्ड हो, मतलब वो उसका आकार अचानक से नहीं बदलता रहे। ऐसा नहीं कि आप इस कलम को रखे हैं, जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड का एग्जांपल है, और इस कलम को आप रखे हैं, कल तक ये कुछ और में बदल जाएगा, इसका शेप कुछ और हो जाएगा। तो वैसा नहीं है, सॉलिड का फिक्स्ड शेप रहता है और उसके वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, कितना स्पेस वो लेगा फिक्स्ड। तो इसमें क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। क्या क्या फिक्स्ड हो गया? वॉल्यूम एंड शेप दोनों क्या हो गया? फिक्स्ड हो गए। लेकिन जब हम इसमें बात करते हैं लिक्विड में, तो इसके शेप तो फिक्स्ड नहीं होते हैं, नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। अब ये कैसे होगा कि फिक्स्ड, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं रहता है। अब जैसे पानी एक लिक्विड का एग्जांपल है। आप पानी को जिस बर्तन में डालेंगे, जैसे आप गिलास में रखें तो गिलास का शेप ले लेगा, कटोरी में रखें तो कटोरी का शेप ले लेगा, जिस भी बर्तन में आप रखेंगे उसका वो आकार ले लेगा, शेप ले लेगा। तो बात करें सर वॉल्यूम कैसे सेम हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जब आप ये तीनों चीजों कैलकुलेट करेंगे तो गिलास में करें चाहे आप कटोरी में करें, तो आपको जो वॉल्यूम आएगा निकल के वो सेम आएगा, ठीक। अब आते हैं गैस की बात। तो गैस में नाइदर वॉल्यूम नोट शेप, ये दोनों में से कोई फिक्स नहीं होते हैं, ना तो शेप ना तो उसका वॉल्यूम। गैस है, से आप इतना सा गैस का मात्रा छोड़ दीजिए, या फिर गैस सिलेंडर को थोड़ा सा लीक कर दीजिए, पूरा रूम में फैल जाता है। अब जितना बड़ा रूम होगा पूरा रूम में फैलेगा, तो यानी उसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, उसका शेप तो फिक्स है ही नहीं, जहां पे जा रहा है उसका आकार लेता है। तो ये था आपका फिजिकल बेसिस पे, जिसको हम तीन भाग में बांटते थे। अब हम बात करते हैं केमिकल बेसिस पे। तो केमिकल बेसिस पे मैटर को दो भाग में बांटा गया है, प्योर मैटर और मिक्सचर। अब प्योर मैटर क्या है, प्योर मैटर किसको बोलेंगे? तो प्योर मैटर कहने का मतलब हुआ कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो फिक्स्ड रेशियो में हो। जैसे अगर इतना है तो इतना ही रहे। जैसे पानी है तो पानी में जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो फिक्स्ड रेशियो में रहेंगे, हमेशा 2:1 में रहे। तो उसके जो मास के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उसके जो रेशियो हैं वो फिक्स रहते हैं, तो उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। और प्योर सब्सटेंस में आपका दो चीज आ जाएगा, एक तो आएगा आपका एलिमेंट और दूसरा क्या आ जाएगा आपका कंपाउंड। जितने सारे कंपाउंड हैं वो सब आ जाएंगे प्योर सब्सटेंस में। अब एलिमेंट का एग्जांपल तो बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इटीसी, ठीक। तो जितने भी ये सब एलिमेंट हैं वो प्योर सब्सटेंस में आते हैं। कंपाउंड के एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे पानी है, एमोनिया है, मीथेन है, इथेन है, अल्कोहल है, ठीक। तो ये सब जो कंपाउंड हैं ये भी क्या होते हैं? प्योर होते हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड तो प्योर हो गए, बट इसके अलावा भी बहुत सारे सब्सटेंस है, तो उसको हम किस में रखेंगे? मिक्सचर में रखेंगे। और मिक्सचर भी हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस।
अब होमोजीनियस हेटेरोजीनियस किसको बोलेंगे? तो होमो मतलब जिसका सारा कंपोजिशन सेम हो ऊपर से नीचे तक। अगर मान लीजिए कि आप कोई सॉल्यूशन बनाया है या कोई मिक्सचर बनाया है, तो उसको हम कहीं से भी निकालें, एक बूंद निकालें ऊपर से या नीचे से या बीच से, उसका कंपोजिशन सेम होना चाहिए। जैसे पानी और चीनी का जो सॉल्यूशन है, आप उसका एक बूंद कहीं से भी निकालिए, ऊपर से नीचे से बॉटम से कहीं से भी निकालिए, उसका टेस्ट जो है सेम आएगा, सेम कंपोजिशन रहेगा। उसके अलावा चीनी और पानी का सॉल्यूशन है, चाहे अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन है, ये सारे सॉल्यूशन क्या है, जब बनते हैं तो एक समान रेशियो में बनते हैं, उसका सारा जो कंपोजिशन रहता है हर जगह पे सेम रहता है। लेकिन वहीं पे हेटेरोजेनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं, जिसमें असमानता पाया जाता है, किसी लेयर में कुछ ज्यादा है, किसी लेयर में कम है। जैसे अगर बालू का मिक्सचर करते हैं, बालू और पानी का मिक्सचर, तो इस मिक्सचर में क्या होता है, दोनों थोड़ा देर आप जब ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा तो बालू ऊपर आते घूमता है, पर ज्यादातर बालू क्या है, नीचे ज्यादा पाया जाता है। तो नीचे से अगर हम निकालेंगे तो वहां बालू की मात्रा ज्यादा होगी, पानी की मात्रा कम होगी। ऊपर वाला अगर हम लेते हैं मिक्सचर का पार्ट, तो उस मिक्सचर में क्या होगा, पानी की मात्रा ज्यादा होगी, बालू की मात्रा कम होगी। तो ये हो गया आपका हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में आप चाहें तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस साल्ट, वाटर प्लस अल्कोहल। ठीक। और इसमें भी आप चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वाटर प्लस सेंड, ऑयल प्लस वाटर। ऑयल वाटर भी ऐसा ही होता है। ऑयल वाटर को आप जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो दोनों सेपरेट हो जाता है, मिक्स नहीं होते हैं। तो वो भी कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके अलावा आपका जो ब्लड है, खून है, ये भी कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो यहाँ तक आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि मैटर को दो भाग में बांट रहे हैं, फिजिकल केमिकल। फिजिकल के तीन पार्ट्स हो गए, सॉलिड लिक्विड गैस। केमिकल के दो पार्ट हो गए, प्योर सब्सटेंस मिक्सचर। प्योर में क्या क्या आएंगे, तो प्योर में वैसा चीज आएगा जिसका कंस्टिट्यूएंट रेशियो फिक्स हो, तो एलिमेंट और कंपाउंड आ गया। मिक्सचर दो टाइप के होंगे, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस किसको बोल रहे हैं, जिसके कंपोजिशन सेम होंगे, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस साल्ट, वाटर प्लस अल्कोहल। तीन एग्जांपल हो गए आपका। हेट्रोजीनियस में वैसे होंगे जिनका कंपोजिशन सेम नहीं होगा, एग्जांपल वाटर प्लस सैंड बालू, वाटर प्लस ऑयल और ब्लड। इस तरह के एग्जांपल आप दे सकते हैं। ठीक। तो ये हुआ हमारा मेटर। अब हम आते हैं यूनिट पे, जो सबसे ज्यादा परेशान करता है केमिस्ट्री में, और यूनिट को समझना बहुत जरूरी भी है। तो देखिए एसआई यूनिट, इसका बहुत बना सुने होंगे आप, 7 क्लास से सुनते आ रहे होंगे कि हाँ इसका ये एसआई यूनिट होता है, ये एसआई यूनिट होता है। तो एसआई यूनिट का होता क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। तो एसआई यूनिट का होता है, ये क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा यूनिट बना दिया जाए जो कि पूरे इंटरनेशनल, पूरे दुनिया में सब जगह सेम हो और हमें कंफ्यूजन नहीं हो। अब होता क्या है कि अगर हम हर जगह का अलग अलग लें, दूसरी जगह पे अगर हम उसको अप्लाई करेंगे तो लोग कंफ्यूज कर जाएगा वहां पे, जिसको नहीं मालूम है। तो एक सेम सिस्टम होगी अगर, तो हम कहीं भी उसको अप्लाई करेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि क्या है नहीं। तो इसीलिए बनाया गया ऐसा यूनिट। 1800 ईस्वी के लगभग में फ्रेंच एकेडमी नाम का, इसको कुछ और आसान बनाने का कोशिश किया ताकि पूरे वर्ल्ड वाइड सेम यूनिट्स चले। तो उसके लिए उन्होंने काम किया, मैट्रिक सिस्टम पे काम किया। तो मैट्रिक सिस्टम क्या है, मैट्रिक सिस्टम एक वैसा सिस्टम है जिसको हम किसी भी फिजिकल यूनिट को 10 के मल्टीपल से रिलेट करते हैं। 10 के मल्टीपल से रिलेट करने का मतलब हुआ, जैसे अगर मान लीजिए कि 1 किलोमीटर है और हमको मीटर में अब देखना है, तो मीटर और 1 किलोमीटर में जो संबंध है वो 10⁻³ है, यानी 10 का 3 मल्टीपल, 10 गुने 10 गुने 10। तो क्या हुआ, ये जो 1 किलोमीटर है वो मीटर के 10 के मल्टीपल में आ गया। ठीक। तो उसी तरह से अगर 1 मीटर की बात करें तो ये भी 10 के मल्टीपल में आएगा। अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो हमें पता है कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में। तो ये हमारा ये भी हो गया, 10 का मल्टीपल हो गया, 10 × 10 हो गया। तो आप मैट्रिक सिस्टम भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मैट्रिक सिस्टम किसको बोलते हैं, वैसा सिस्टम जिसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 10 के मल्टीपल से रिलेशन रखता हो, तो उसको हम लोग बोल दिए मैट्रिक सिस्टम। अब आते हैं कुछ बेसिक यूनिट्स पे। देखिए ये जो अभी हम आपको बेसिक यूनिट्स बताने जा रहे हैं, वो बेसिक यूनिट्स क्या हैं, सबका आधार है। सबका आधार करने का मतलब, इसके अलावा जितने भी यूनिट बने हैं इसी के बेसिस से बने हैं। जैसे अभी हम आपको बताते हैं और उसके बाद बताएंगे भी कि कैसे इसी के आधार पे बाकी यूनिट्स को बनाया गया है। जैसे देखिए 7 जो बेसिक यूनिट्स हैं उसमें आते हैं लेंथ, उसके बाद आता है आपका मास,
उसके बाद आता है आपका टेम्परेचर, उसके बाद आता है आपका टाइम, उसके बाद आता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद आपका आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके अलावा आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो कितने हो गए आपका, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए आपका। ठीक, तो ये 7 जो है आपका बेसिक यूनिट्स है, बाकी जितने भी यूनिट्स बने हुए हैं सब इसी के आधार पर बने हुए हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका सिंबल सबको पता होगा, इसका सिंबल क्या होता है, एल होता है, इसका एम होता है, इसका सिंबल टी होता है, इसका स्मॉल टी होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल आई होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल एन होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई होता है। अब हम इसके यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगा इसका, मीटर होगा, जिसको एम से लिखते हैं। मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम होगा, जिसको हम लोग केजी से लिखते हैं। ठीक, टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, केल्विन होगा, जिसको हम लोग के से लिखते हैं। इसी तरह से टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, जिसको हम लोग एस से दर्शाते हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है कैंडेला, जिसको हम लोग सीडी से दर्शाते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो मोल में दर्शाया जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसका क्या होता है, एम्पियर होता है यूनिट, और इसका हम लोग सिंबल ये यूज करते हैं। तो इस तरह से आपका ये 7 बेसिक यूनिट्स हो गया। ठीक, जिसको हम लोग बाकी सारे यूनिट्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर हम फोर्स का एग्जांपल देते हैं, तो फोर्स में क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास क्या हो गया, केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, भी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप ये देखेंगे ये केजी जो है वो कहां से आया है, ये मास हो गया, यही बेसिक यूनिट से आया है। अब मीटर जो है वो लेंथ है, यहां से आया है, और सेकेंड जो है टाइम, यहां से आया। तो बाकी को जितने सारे यूनिट्स दिखेंगे वो ज्यादा मोस्टली क्या है, इससे रिलेटेड है। एक दो और एग्जांपल है, कोण के लिए स्टेरेडियन और रेडियन बनाया गया है, बट बाकी जितने भी है यूनिट्स वो सब इसी को आधार बना के बनाया गया है। ठीक, तो अब इसको देख लीजिए, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हमने पढ़ा कि मैटर कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि यूनिट्स हम पहले बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हमको 7 बेसिक यूनिट्स बताए थे। अब हम मैट्रिक सिस्टम भी आपको बताएंगे, मैट्रिक सिस्टम क्या होता है। अब कुछ प्रीफिक्सेस जो मतलब उसके पहले लगता है, जैसे बोलते हैं ना कि 100 केजी, तो केजी तो हमारा हो गया यूनिट, अब उसके आगे जो हम 100 लगाए हैं वो क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। ठीक, प्रीफिक्स हो गया, या फिर हो सकता है कि एक तरह का वो मैट्रिक सिस्टम जो बनाया गया था उसी का यूज कर रहे हैं हम लोग। 100 लगाए तो क्या है, 10 का मल्टीपल है। तो उसी तरह से अगर बोला जाए कि 10 केजी, तो 10 का मल्टीपल हो गया। तो उसी तरह से कुछ प्रीफिक्सेस जो हैं बहुत ज्यादा कॉमन है, यूज होते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है, उसको हमको जानना बहुत जरूरी है। अभी आपको लग रहा हो कि हाँ क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है, बट आप जैसे जैसे केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे इसकी यूजेस आपको अपने आप आते जाएगा। और आप बहुत लोग इसको जो हल्के में लेते हैं परेशान भी होते हैं, अब इसको हल्के में नहीं लें। अभी जितना चीज बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है उसको कम से कम A to Z आपको दिमाग में होना चाहिए। बाकी आप बाद में आपको लगे कि हाँ ये छोड़ सकते हैं, ये आसान है, ये इजी है, हार्ड है, तो उससे आप कर सकते हैं। बट अभी आपको जितना बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है वो सब आप अपने दिमाग में हमेशा रखिए। ठीक, तो आइए प्रीफिक्सेस पढ़ते हैं। प्रीफिक्सेस में देखिए सबसे पहले है डेसी, सेंटी, मिली। तो आप समझते हैं कि डेसी का मान कितना होगा, कितना का फैक्टरिंग होगा। मान लीजिए कि डेसी सेंटीमीटर दे दे, डेसी मीटर दे दे, तो हम कितना समझेंगे। तो डेसी मीटर अगर दिया है तो आपको 10 पर पावर माइनस 1 समझना है। सेंटी दिया है 10 पर पावर माइनस 2 समझना है। ठीक, अब मिली दिया है तो 10 पर पावर माइनस 3, माइक्रो दिया है 10 पर पावर माइनस 6, नैनो दिया है 10 पर पावर माइनस 9, पिको दिया है 10 पर पावर माइनस 12। देखिए इसके आगे भी होता है, इसके आगे फेमटो होता है, इसको पावर माइनस 15 होता है, उसके आगे भी होता है एटो होता है। लेकिन हमको क्या है ना कि कम से कम ऊपर वाला जो 5-6 है माइक्रो नैनो तक, ये कम से कम याद होना चाहिए आपको।
याद होने से आपका बहुत हेल्प मिलेगा सारी चीजें में। तो ये कम से कम 5-6 जो ऊपर के 3, 4, 5 है उसको याद होना चाहिए। उसी तरह से नीचे पॉजिटिव जो पावर है उसमें भी आपको कम से कम 5-6 याद होना चाहिए। डेका में कितना होगा? पावर 1। हेक्टो में कितना होगा? पावर 2। किलो में पावर 3। मेगा में पावर 6। जीगा में पावर 9 और टेरा में पावर 12। इसको याद करने का अपना तरीका भी बना सकते हैं। पोयम जिससे बचपन में रायम याद करते थे वैसे भी याद कर सकते हैं आप। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो 4 हो गया। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा। तो इस तरह से कम आगे का जो 5-6 है उसको आपको याद रखना है। अब कैसे यूज करेंगे? जिससे बोल दिया कि 10 मेगावाट। तो 10 मेगावाट कहने का मतलब हुआ कि वाट तो यहाँ रहेगा और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मेगा। तो मेगा जैसे ही आ गया तो कितना गुना हो जाएगा? 10 पर पावर 6। तो ये हो जाएगा 10 गुने 10 पर पावर 6 वाट। ठीक, समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको समझना होगा कि प्रीफिक्सेस हम यूज कैसे करते हैं। अभी हम 1-2 यूज और अभी करवाएंगे आपको, तो पहले इसको समझ लेते हैं। अब देखिए कुछ और प्रीफिक्सेस हैं जो यूज होता है, और खास करके जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और उसमें भी जब आप नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब ये बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा। तो इसलिए हम समझते हैं क्या है। ऐसे बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में भी यूज होता है, इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा कम यूज होता है। तो सेमी मतलब हो गया आधा, ये बहुत नॉन है पहले से सबको। सेस्क्यू मतलब हो गया 3/2, तो 1.5 भी लिख सकते हैं। मोनो मतलब 1। डाई और बाय मतलब 2। यहाँ ट्रायर है 3, टेट्रार है 4, पेंटार है 5। उसी तरह से हेक्सार है 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना 9, डेका 10। अब देखिए 10 के बाद क्या करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 10 हो गया डेका। अब 11 का अनडेका, 12 का बाय डेका या डाई डेका, ठीक। फिर 13 का ट्राई डेका। तो उस तरह से आप 19 तक लिख सकते हैं। और 20 का इसको बोला जाता है, तो ये आप भी इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। अब इसको अच्छे से देख लीजिए। अभी हम इसका 1-2 यूज बताएंगे आपको कि कैसे यूज करते हैं, कैसे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इसको अच्छे से अभी देख लीजिए, फिर से हम आपको रिविजन करा दे रहे हैं। डेसी, सेंटी, मिली, उसके बाद आपका आ गया माइक्रो, नैनो, पिको। तो देखिए यहाँ पे पावर पहले 1, 2, 3 हुआ, उसके बाद 3 के मल्टीपल में जा रहा है। तो अगर आप रायम बना के याद रखेंगे और इस चीज को ध्यान रखेंगे कि पहले 1, 2, 3 करना है, उसके बाद फिर 3 का मल्टीपल करना है, तो आपको बहुत आसानी से सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक। उसी तरह से डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, ठीक। तो ये चीज आपको याद करके रखना है। और इसके अलावा ये भी याद करके रखना है, इसमें भी देखिए आप यूज करेंगे बार बार तो अपने आप याद आ जाएगा। जैसे कि डाई और बाय हम लोग जानते हैं, बाय मतलब 2। मोनो भी बहुत बार आप सुने होंगे 10 तक आते आते। ट्राई 3, टेट्रा, इसमें से कुछ न्यूज जो मिलेंगे आपको, हेप्टा मिलेगा। ऑक्टा मतलब तो आप ऑक्टोपस का नाम सुने होंगे, 8 पैरों वाला होता है, तो यानी 8 हो गया। ये नोना थोड़ा सा नया है। डेका आपके थोड़ा सा नया है, तो कुछ कुछ नया भी है, तो आपको सब कुछ को याद कर पाना है। अब देखिए अगर हम इसके यूज की बात करें तो देखिए अभी हमने बताया था जैसे किलोग्राम, अगर बोला जाए कि 2 किलोग्राम, तो हमको पता है कि किलो का क्या मतलब होता है, ठीक। तो हम 2 और किलो के जगह पे जो उसका पावर होता है वो यूज कर लेंगे। पावर कितना है? 3 है, यानी कि 10 पर पावर 3। और ग्राम तो ग्राम लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम। अब ऐसे भी जब देखेंगे यूनिट में तो 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो 2 केजी में कितना होगा? 2000 ग्राम। और उसको जब हम पावर से ले रहे हैं तो वो भी उतना ही आ जा रहा है। तो हमको इसका प्रीफिक्स का मतलब समझ में आ गया। अब जिससे बोला जाए कि मेगावाट, अभी जिसने हम जिस बताया, मेगा यूनिट बताया जाए, कुछ भी बताया जाए, तो हम क्या करेंगे, उसके जगह पे उसका पावर रखेंगे और वो जो पीछे लगा हुआ है उसकी यूनिट में वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरह से लेके आए हैं अगला जो हेडिंग है वो यूनिट कन्वर्जन, जो कि बहुत जरूरी है। एक्चुअली हम लोग को कुछ बेसिक यूनिट्स तो पता होता है कि किलोग्राम क्या है, मीटर क्या है, सेंटीमीटर क्या है, बट उसके अलावा क्या करता है कि वो बदमाशी क्या करता है, क्वेश्चन में मीटर नहीं देगा, वो सेंटीमीटर देगा, मिलीमीटर देगा। तो वहां पे हमें समझना होता है कि कैसे कन्वर्ट करके हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। क्योंकि अगर आप 2 चीजें एसआई में ले रहे हैं तो तीसरा भी आपको मैंडेटरी हो जाता है कि एसआई में ले, तभी आपका जो आंसर आएगा वो एसआई यूनिट में आएगा, नहीं तो किसी और यूनिट में आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है कि कभी भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एक ही तरह का यूनिट यूज कीजिए, या तो आप सीजीएस यूज कीजिए या फिर एसआई यूनिट यूज कीजिए, जो भी है, ठीक। तो कुछ यूनिट कन्वर्जन हमने अब लिख दिया है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको भी दिमाग में रखना जरूरी है। 1 यार्ड बराबर 3 फीट, 1 फुट बराबर 12 इंच, 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर।
ठीक। तो ये तो हालांकि पुराना यूनिट हो गया है, कम यूज होता है, बट ये जो आपका है एंगस्ट्रॉम वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, और इसी को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक। अब आते हैं मास पे। मास का भी कुछ यूनिट है, जैसे टन, 1000 केजी। टन का बहुत बार बोलते हैं 1 टन माल आया, 2 टन माल आया, तो यानी कि उसका कितना मतलब हो गया 1000 केजी। 1 क्विंटल मतलब 100 केजी, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। 1 ग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम। ठीक, मिलीग्राम होगा, सॉरी, 10⁻³ 10⁻³ का मतलब ये हो गया मिलीग्राम, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 ग्राम और फिर मिलीग्राम। ठीक। अब आते हैं एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। ये कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा 1000 मिलीग्राम। तो 1 एएमयू बराबर कितना हो गया 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जिस तरह से वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम वाला जो पार्ट है ये केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ज्यादातर यही करता है मेनली आपको केमिस्ट्री, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री में। तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाता था 1 डेसीमीटर, या फिर ये किसी के बराबर होगा 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि वॉल्यूम है तो हमेशा उसका यूनिट क्या होगा क्यूब में होगा, बल्कि सेंटीमीटर क्यूब हो, डेसीमीटर क्यूब हो, मीटर क्यूब हो, हमेशा क्यूब में होगा। क्यों क्यूब में होता है उसके पीछे रीजन ये है कि जब हम वॉल्यूम का निकालते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, चाहे इसका भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर, तो 3 बार मल्टीपल होता है सेम चीजें, तो इसीलिए हम उसको यूनिट किस में लिखते हैं क्यूब में लिखते हैं। तो अब देखिए 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 1 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर जो क्यूब है, आप जो बहुत जगह सीसी देखते होंगे 1 सीसी 2 सीसी, तो वो सेंटीमीटर क्यूब का ही शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ रहता है। तो देखिए 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब लिखे हैं, उसी को हम 10⁻³ सीसी भी लिखे हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो है सीधा डायरेक्ट कि 1 लीटर बराबर 10⁻³ ml, ये तो आपको पता ही होगा कि 1 लीटर में कितना ml होता है 1000 ml होता है, और 1000 को ही हम अलग तरीके से लिखे हैं 10⁻³ ml। 1 ml में कितना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा मैथ्स लगाना पड़ेगा आपको, तो ये यूनिट अपने आप समझ में आएगा कैसे कन्वर्ट हो रहा है। हम कुछ एग्जांपल अभी देके अभी बताएंगे। तो पहले आप इसका बेसिक्स को समझ के कुछ कुछ याद दिमाग में रखिए। कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल्स, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ज। अब इस दोनों में बोला जाए कि कौन बड़ा हो सकता है, जूल या कैलोरी, तो जाहिर सी बात है कि 1 जूल में 4.2 जूल हो रहा है, 1 कैलोरी में 4.2 जूल हो रहा है, तो कैलोरी ज्यादा बड़ा यूनिट है। ठीक। उसी तरह से जूल और अर्ज में कौन बड़ा यूनिट है, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जूल बड़ा यूनिट है। ठीक, क्योंकि इसके एक में ये इतना आ जा रहा है 10⁻7। उसी तरह से 1 लीटर एटीएम, 1 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, 1 लीटर हो, तो उसका एनर्जी कितना होगा 101 जूल। ये बहुत काम आया था आपको ये दोनों यूनिट। उसके अलावा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना एनर्जी होगा 1 eV में, तो वो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसमें एनर्जी वाले में सारे इंपॉर्टेंट है आपका, और वॉल्यूम भी, 2 चीज इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के हिसाब से। और तीसरा प्रेशर वाला है, ये भी कंफ्यूजन होते रहता है कि किसको क्या लिखें। तो 1 एटीएम बराबर 760 टोर, 760 mm ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या फिर इसी को बोला जाता है 1.01 पर 10⁵ पास्कल, या फिर इसी को बोला जाता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये जो दोनों यूनिट है, जब आप प्रेशर का फॉर्मूला अगर पढ़े होंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा उससे कि कैसे वो यूनिट आया। जैसे देखिए प्रेशर बराबर क्या होता है फोर्स बाय एरिया, और हमें पता है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअल यूनिट जो होता है प्रेशर का वो ये होता है, बट चूंकि पास्कल ने प्रेशर में बहुत काम किया था, तो उनके नाम को इज्जत रखने देने के लिए उनके नाम पे एक यूनिट बना दिया गया जो कि था पास्कल। और पास्कल क्या था एक्चुअली वो यही था। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए दोनों का
मान जो है, मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट सिर्फ यूनिट चेंज हो गया है यहाँ पे पास्कल, और उसी पास्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब फिर से देखिए यहाँ पे 76 mm और 76 सेंटीमीटर, ये दोनों को भी जब आप कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर बराबर अगर पूछा जाए कि कितना mm होता है, तो वो होता है 1000 mm। इस दोनों का अगर यहां से रिलेशन निकालिएगा फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से, तो आपको ही समझ में आएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। तो देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर अगर 10 mm होता है, 1 सेंटीमीटर में अगर 10 mm होता है, तो 76 सेंटीमीटर में कितना होगा, 76 गुने 10, यानी इतना हो जाएगा। तो यानी ये दोनों जो चीजें लिखी हुई है, ये दोनों भी क्या है, सेम है, जिस प्रकार से ये दोनों सेम था। तो यूनिट कन्वर्जन वही है, सेम चीजें को हम अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, लिखने का तरीका सिर्फ चेंज हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये जो हमने लिखा है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर में लिखा है 10⁻⁻10 मीटर, और बाद में हम लिखा है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो इसका भी जब हम रिलेशन निकालेंगे तो हमको आके मिल जाएगा। अब देखिए रिलेशन कैसे मिलेगा, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। उसी तरह से 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में होता है हमारा 100 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहां से जब हम रिलेशन निकालेंगे इसका दोनों का, तो हमको ये समझ में आता है कि 1 मीटर अगर चेंज हुआ है तो 100 सेंटीमीटर का चेंज होगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 10⁻⁸ सेंटीमीटर है, हालांकि आपको यूनिट कन्वर्जन भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का सा दिमाग इस तरह से लगाना पड़ेगा कि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। तो 1 में 100, तो इतना में कितना, 100 से गुना कर देना है। तो हम वही काम करते हैं कि 10⁻⁻10 गुने 100, तो गुने 100 का क्या मतलब हो गया कि 10⁻⁻10 गुने 10⁻2। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये माइनस हो जाएगा इससे, तो इसको जब 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 10⁻⁻60 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे हम सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, तो यहाँ पे कन्वर्जन क्या होगा, लास्ट में हमारा सेंटीमीटर आएगा। तो बस आपको थोड़ा बहुत जो बेसिक है उसको अगर ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसके आगे भी हम बताते हैं। तो अब हम इसी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब जो हमारा बेसिक चीजें थी, यूनिट्स और यूनिट कन्वर्जन, वो थोड़ा बहुत हमने आपको बताया है, और इसके आगे की चीजें हम बीच बीच में बताते रहेंगे। वो बेसिक था, उसी के आधार पे बहुत सारी चीजें आएंगी, तो हम बीच बीच में बताते रहेंगे। अब हम चलते हैं, जो केमिस्ट्री में एक बेसिक कंसेप्ट और आता है, मोल कंसेप्ट का। तो मोल कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोल भी आपको बहुत तंग करेगा और बहुत बार आपको फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा भी, ठीक। तो हम समझते हैं मोल क्या होता है। देखिए मोल जो डिफाइन किया है, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेंट एज मेनी एंटिटीज इज देयर इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब हमेशा यहाँ पे 12 ग्राम आपको कार्बन मिलेगा। उसके पीछे रीजन ये है कि कार्बन आइसोटॉप्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। कार्बन 14 भी होता है, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है। तो हम कार्बन 12 को रेफरेंस लिए, रेफरेंस लेने का मतलब हो गया कि किसी को तुम पहले रखती हो, आप इसके अच्छे से किसी को अच्छा बोलना है, तो किस क्या अच्छा, किसी के कंपेरिजन में अच्छा खराब होता है। तो इसीलिए हमको अगर नापना था, तो जितने भी आप मासेस पढ़ रहे हैं सब रिलेटिव होता है, और किसके रिलेटिव है, वो कार्बन 12 के रिलेटिव। इसको चूज किया गया कि हम इसको एज रेफरेंस लेते हैं, और इसी के आधार पे बाकी जो मासेस हैं, ग्राम है या अमाउंट है, उसको हम लोग तय करेंगे कि कौन क्या है। तो बोला गया कि मोल वो होगा जो जितना एटम या जितना मोलिक्यूल 12 ग्राम कार्बन में रहते हैं, उसी को हम लोग 1 मोल बोलेंगे, समझ रहे हैं। अगर कार्बन के 12 ग्राम कार्बन में अगर 10 एटम ही हैं, तो उसी को हम लोग मोल बोल देंगे। तो अभी हम एक्चुअल देखेंगे कि 12 ग्राम का जो कार्बन है उसमें कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और उसी को हम डिफाइन कर देंगे कि इतने मॉलिक्यूल्स को हम या इतने एटम्स को हम 1 मोल बोलेंगे। तो आइए देखिए उसी को समझते हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर एक होता है जो कि केमिस्ट्री में छोटे मोटे एटम या सब्सटेंस का अमाउंट नापने के लिए होता है, मेजर करने के लिए होता है।
तो स्पेक्ट्रोमीटर से जब नापा गया तो देखा गया कि कार्बन के एक एटम का जो वजन है, वेट है, वो कितना है 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब हमको एक एटम का तो मिल गया कि कितना ग्राम हो, तो अब हम 12 ग्राम है हमारे पास। तो अगर 12 ग्राम में हम एक एटम के मास को डिवाइड करते हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितने एटम हैं, 12 ग्राम में कितने एटम हो सकते हैं। क्योंकि ये 1 ग्राम से कम है तो जाहिर सी बात है कि एटम की जो संख्या होगी 1 से ज्यादा होगी। वो कितना ज्यादा होगा वो अभी हम देखते हैं। तो अब हम देखिए, अगर इसका नंबर निकालने जाए कि कितना नंबर होगा या निकालने जाए तो क्या करेंगे, 12 ग्राम हमारे पास कार्बन है। अब 12 ग्राम में हम देखना चाहते हैं कि कितना एटम या मॉलिक्यूल है, तो हम उसके एक एटम के जो वजन है उसको भागा दे रहे हैं। तो भागा देने के बाद हमें क्या मिलता है, एक नंबर मिलता है और वो नंबर है 6.002 इंटू 10⁻23। ठीक, तो इतना नंबर मिला। तो इससे क्या ये जो नंबर है वो क्या है, वो एक्चुअली क्या है, हम एटम निकाल रहे थे कि कार्बन के कितने एटम होंगे। तो ये एटम निकल के आए हैं हमारे पास कि इतने एटम अगर हम कार्बन का लें तब जाके कहीं इतना ग्राम बनेगा, क्योंकि उसके एक एटम का वजन इतना है और इतने को जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमको क्या मिलेगा, 12 ग्राम मिल जाएगा। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि अगर 1 मोल सब्सटेंस है, जैसे कार्बन का 1 मोल है, तो उसमें कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। तो यही डिफाइन कर दिया सबके लिए कि कोई भी सब्सटेंस हो, अगर इतना एटम है तो उसको हम 1 मोल बोलेंगे। अब चूंकि हर एलिमेंट या हर कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल या एक एटम का मास अलग अलग होता है, तो जब हम उस मास को इसमें गुणा करेंगे तो हमको नंबर भी अलग अलग मिलेगा। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मान लीजिए कि अगर वजन ज्यादा है, तो अगर हम उसको इससे गुणा करेंगे तो 12 ग्राम से ज्यादा आएगा, तो वो 16 ग्राम आता है। तो इस तरह से ये मोल को डिफाइन किया गया। ठीक, अब हम समझते हैं इस नंबर को। तो इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो कांस्टेंट बोलते हैं, और इसको एक सिंबल से दर्शाया जाता है Na। तो एवोगाड्रो कांस्टेंट जो होगा वो कितना होगा, 0.022 इंटू 10⁻23, और इसको हम सिंबल से किससे दर्शाते हैं, Na से। तो Na जहां लिखा है मतलब वो क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, और उसका वैल्यू कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम मोल समझ गए हैं कि मोल क्या होता है, तो उस आधार पे हम ये निकालेंगे कि किसी भी सब्सटेंस का अगर हमको अमाउंट लिए हैं तो वो कितना मोल है, कितना मोल अमाउंट लिए हैं। क्योंकि केमिस्ट्री की भाषा में ग्राम केजी से ज्यादा हम लोग मोल का यूज करते हैं, तो इसीलिए हम मोल निकालने सीखेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आपके पास है वो है वेट बाय मोलिकुलर वेट। वेट बाय मोलिकुलर वेट का कहने का मतलब हो गया कि उसके 1 मोल में जितना ग्राम होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलिकुलर वेट या फिर एटॉमिक वेट बोलेंगे। तो अब हम देखिए अलग अलग एटम्स के लिए, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए जब हम निकालेंगे यही चीज, तो हमको अलग अलग अमाउंट मिलेगा। जैसे कार्बन के लिए 16 मिल रहा है, नाइट्रोजन के लिए 14 मिल रहा है, एल्यूमिनियम के लिए 27 मिल रहा है, तो उसी प्रकार से हम निकालेंगे। लेकिन हम क्या किए, वो तो हो गया हमारा मोलिकुलर मास। अब हम क्या किए, थोड़ा सा ऐसे उठा लिए, थोड़ा सा ऐसे उठाएं, हम देखना चाहते हैं कितना मोल है। तो हम क्या किए, ये मान लीजिए 5 ग्राम है, अब इसका मोलिकुलर मास कितना है उससे हम भागा दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। तो लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम कि 12 ग्राम कार्बन है या फिर 24 ग्राम हम कार्बन कहीं से उठाए तो कितना मोल है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 24, क्योंकि वेट कितना लिए हैं 24, और इसका मोलिकुलर मास कितना है 12 है। तो 12 को अगर भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से कोई भी सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का आप ले लेते हैं 48 ग्राम ले लेते हैं, अब इसके मोलिकुलर मास कितने हैं 16 है, तो कितना आ जाएगा 4 मोल आ जाएगा आपको निकल। ठीक, तो ये तो एक तरीका हो गया मोल निकालने का। दूसरा तरीका हो गया वॉल्यूम से। ये अभी हम आपको बताएंगे कि ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम क्या होता है। ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम क्या होता है एक्चुअली, कि 1 मोल में जितना जगह छिकेगा, जितना स्पेस छिकेगा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, यही होगा हमारा ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम। तो ये देखा गया कि एक फिक्स टेम्परेचर पे ये जो जगह छिकता है 1 मोल सब्सटेंस, वो लगभग ऑलमोस्ट फिक्स होता है। वो कितना होता है 22.4। तो इसीलिए एक फॉर्मूला बना दिया गया मोल का कि अगर मान लीजिए कि आप इतना लिए हैं सब्सटेंस, इतना लिए हैं, और उसका हम वॉल्यूम देखें कि ये 10 लीटर हो रहा है, तो अब लीटर के हिसाब से ये मोल निकाल सकते हैं। वो इस तरह से निकाल सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि 1 मोल में 22.4 लीटर होना है, और हम इतना
10 लीटर लिए हैं तो 10/22.4 करेंगे तो हमको निकल जाएगा कितना मोल लिए। अगर हम 22.4 ही ले लिए होते, मान लीजिए कोई सब्सटेंस का हम इतना लिए और उसका वॉल्यूम हो गया 22.4 लीटर, तो 22.4 लीटर हो गया तो हमको पता है कि एक मोल में 22.4 ही होते हैं, तो यानी इतना लिए हैं 22.4 लिए हैं तो कितना है, एक मोल के बराबर है। सपोज अगर हम कोई सब्सटेंस इतना ले लिए और इतना लेने के बाद उसका वॉल्यूम जब हम चेक किए तो पता चला कि वो 44.8 लीटर है, तो भाई कितना मोल होगा, तो मोल कितना होगा, क्योंकि हमको पता है कि एक मोल में 22.4 लीटर होते हैं तो 44 है तो यानी कि 2 गुना है तो यानी 2 मोल होगा। तो इस तरह से हम इसका भी निकाल सकते हैं कि कितना मोल हो सकता है। और तीसरा जो फॉर्मूला है मोल निकालने का वो है हमारा, हाँ एक चीज आपको और बता दूं कि मोल को किससे लिखा जाता है, एन से। हम बेसिक यूनिट्स में जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए भी थे कि मोल का सिंबल क्या होता है, एन होता है। अब एवोगाड्रो नंबर, अब ये भी तो हमारा फिक्स चीज हो गया ना कि इतना नंबर होगा तो एक मोल हो जाएगा, इतना नंबर ऑफ एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो तो एक मोल हो जाएगा। तो ठीक है भाई, एक मोल में इतना है। अगर हम नंबर कम लिए हैं, मान लीजिए कि हम 20 चाहे 10⁻6 लिए हैं, मान लीजिए कि हम जो नंबर लिए हैं वो लिए हैं 6⁻22 या फिर 6⁻24 लिए हैं, तो कितने मोल होंगे, तो हम ऊपर लिखेंगे नंबर 6⁻24 और नीचे लिखेंगे जो एवोगाड्रो नंबर है हमारा वो लिखेंगे। अब देखिए इस पावर को जब काटिएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और 6 से 6 कट जाएगा, तो यानी 1 मोल के लगभग ये मिलेगा हमको। तो अब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस चीज में दिक्कत होता है कि कैसे हम निकालेंगे सर 22.4 से क्यों डिवाइड करेंगे, एनए से क्यों डिवाइड करेंगे। तो एनए से डिवाइड करने का रीजन क्या समझ में आ गया आपको, क्योंकि अभी हमने आपको निकाल के दिखाया कि एक मोल में कितने एटम हो सकते हैं, तो वो कितने थे, 6⁻10⁻23। अब ये कार्बन के रेफरेंस से हम सबका ले रहे हैं, सबका तोड़ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हम काम भी करेंगे। तो ये 3 फॉर्मूला आपको आई थिंक बहुत क्लियर हो गया होगा और इसका आप यूज बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ एक टर्मोलॉजी जो है आपको केमिस्ट्री में बहुत यूज होगा, वो है एटॉमिक मास यूनिट। जो लोग 11th क्लास में भी पढ़ रहे होंगे तो वो इस शब्द से गुजरे होंगे, भले उनको समझ में आया हो नहीं आया हो, लेकिन बहुत बार वो गुजरे होंगे कि हाँ ऑक्सीजन का कितना एमयू होता है, तो 16 एमयू होता है, कार्बन का कितना होता है तो 12 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है तो 14 एमयू होता है। तो वो जो एमयू है वो एक्चुअली है क्या, वो एक्चुअली क्या है, क्वांटिटी 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। फिर यहाँ देखिए कार्बन 12 आ गया, क्योंकि आइसोटॉप की बात हो रही है, कार्बन 12 वाला आइसोटॉप की बात। इसमें इन्होंने साफ बोला है कि एक एटम के कार्बन के एक एटम का जितना मास होगा उसका अगर 12वां भाग आप ले लेते हैं वही क्या होगा, एएमयू होगा। तो एएमयू का मान तो हमको पहले लिखवाए हैं, अब देखते हैं उससे आता है कि नहीं आता है। तो हमने कहा कि एक एटम कार्बन का जितना मास होगा, तो कार्बन के एक एटम का मास कितना है, इतना है, तो 1.99 इंटू 10⁻23, ठीक। अब हमको इसका कितना लेना है, 12वां भाग लेना है। 12वां भाग अगर हम ले लेते हैं तो वही क्या होगा, एएमयू होगा। तो 12वां भाग लेने का मतलब है कि हम इसको 1/12 से भागा दे दें, यानी कि 12 से भागा दे दें। तो जब आप 12 से भागा देंगे तब आपके पास जो मिल के आएगा, चल के आएगा, वो क्या आएगा, 10⁻24 ग्राम, ठीक। तो अब हमको एएमयू बोले कि एएमयू में कितना होता है मात्रा, तो हम अब ये बता सकते हैं कि 1.67 इंटू 10⁻24। अगर ये पूछे कि कैसे आया है तो हम उसको ये बताएंगे क्योंकि रेफरेंस हमारा कार्बन है, तो कार्बन के रेफरेंस में लेते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट का ये डिफाइन किया गया है कि अगर कार्बन के एक एटम का 12वां भाग आप लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे। तो इस तरह से अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये इतना आ गया, ठीक। तो अब किसी के भी बारे में अगर बोला जाए कि भाई 16 एएमयू है, तो 16 एएमयू का मतलब हो गया कि 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा एटॉमिक मास यूनिट। अब बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, किसको ग्राम में लिखा जाता है, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात ये कि एक मोल सब्सटेंस, कोई भी एक मोल सब्सटेंस हो, एक मोल सब्सटेंस होने का मतलब तो समझ रहे हैं कि कितना होना चाहिए नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23। एटम हो या मॉलिक्यूल हो, एटम मॉलिक्यूल भी अभी हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे कि एटम मॉलिक्यूल क्या है, अभी बता देते हैं आपको। एटम क्या होता है एक्चुअली, देखिए एलिमेंट का, किसी भी तत्व का या एलिमेंट का जो सबसे छोटा रूप है, सूक्ष्म रूप है, स्मॉलेस्ट फॉर्म है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटम।
जैसे अगर हम कार्बन ले लें, हाइड्रोजन ले लें, तो उसकी जो सबसे छोटा रूप है उसको क्या बोल रहे हैं? एटम। लेकिन किसी भी मैटर का, किसी भी कंपाउंड का जो सबसे छोटा रूप होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे अगर हम H2O है तो H2O का जो सबसे छोटा रूप ले लेंगे उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। लेकिन अगर कोई एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन है, इसका सबसे छोटा रूप ले लेंगे वो क्या बोलेंगे? एटम। तो या तो एलिमेंट, आप जब एलिमेंट का अगर आप मास निकालना चाहते हैं तो वहां पे हम किसकी बात करेंगे? इतने एटम की। अगर किसी कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे हम। ठीक। तो अब बात आती है कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा। तो ग्राम एटॉमिक मास एक्चुअली क्या है कि एक मोल एटम, एक मोल एटम का मतलब फिर यही बार बार ये नंबर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। तो एक मोल एटम में जितना मास होगा उसे क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर हम इसी ग्राम एटॉमिक मास को निकालना चाहते हैं तो मान लीजिए कि अगर हम कार्बन का निकालना चाहते हैं तो कार्बन का हमको एक एटम का मालूम है, क्योंकि तो कार्बन के एक एटम का हमको मालूम है। तो अब हम इसको किससे गुना कर दें? एवोगाड्रो नंबर से। क्योंकि एवोगाड्रो नंबर से क्यों गुना करना है? क्योंकि एक मोल में उतने ही एटम होते हैं, तो इसीलिए हम इसको इससे गुना कर रहे हैं। और इससे जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो 12 ग्राम। ठीक। तो 12 ग्राम जो है कार्बन का क्या है? कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास है। इसी तरह से बाकी का भी आप निकाल सकते हैं। तो हमको मोल में कितने एटम होंगे वो तो पता है। अब एक एटम का अगर हमको मास पता चल जाए तो हम किसी का भी ग्राम एटॉमिक निकाल सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाता है, उसमें आपको पहले से ग्राम एटॉमिक मास दिया रहता है। ग्राम एटॉमिक मास भी दिया रहता है, और या फिर आप उसको ये भी समझ सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक। अगर 12 AMU लिखा हुआ है तो वो एटॉमिक मास दिया हुआ, अगर 12 ग्राम लिखा हुआ है तो वो ग्राम एटॉमिक मास दिया हुआ है। अब आते हैं एक्चुअल मास क्या होता है। केमिस्ट्री में सब्सटेंस का एक्चुअल मास क्या होता है? तो एक्चुअल मास का कहने का मतलब हो गया कि कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड का अगर वजन AMU में दर्शाया गया है, एटॉमिक मास यूनिट में दर्शाया गया है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल मास बोलते हैं। ठीक। किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट को अगर AMU में दर्शाया गया है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्चुअल मास बोलेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि क्या बोलते हैं, किसको एक्चुअल मास बोलते हैं। अब एक हमारा कॉन्सेप्ट है GMV। हम अपने अभी आपको बोला भी था कि GMV आपको समझाएंगे। ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम, ये क्या होता है? देखिए एक्चुअली क्या होता है कि एक मोल में कितने लीटर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कितना वॉल्यूम रखेगा, इस चीज को हम निकालने गए साइंटिस्ट। उन्होंने ये देखा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता ही है, फैलता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो हमारा क्या करना है? सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि टेम्परेचर को हम फिक्स कर दें। तो टेम्परेचर को अगर हम फिक्स कर देते हैं और प्रेशर को भी फिक्स कर देते हैं तो उसमें जितना वॉल्यूम आएगा एक मोल में, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? GMV बोल देंगे, ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम बोल देंगे। जब ये निकाला गया तो एक मोल के लिए जो वॉल्यूम आया वो कितना आया? 22.4 लीटर आया। ठीक। और ये किस पे निकाला गया? NTP पे और STP पे। तो NTP और STP क्या होता है? NTP होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसी तरह से STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बोलिए सर ये तो ठीक है, आप फुल फॉर्म बता दिए, तो मतलब है क्या? मतलब ये है कि NTP अगर नॉर्मल टेम्परेचर बोला गया है तो NTP का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप इसको केल्विन में लिखें तो 273 डिग्री केल्विन हो जाएगा। और प्रेशर कितना होगा? प्रेशर यहाँ पे होगा 1 atm। ठीक। उसी तरह से अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड में आपका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर होगा कितना होगा? 1 atm। तो यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात किया जाए तो कितना टेम्परेचर, कितना 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में 298 केल्विन, और प्रेशर बोला जाए तो 1 atm प्रेशर। ठीक। तो ये आपके कुछ बेसिक्स थे, और इसके बाद हम कुछ और बेसिक्स को समझेंगे, और उसके बाद हम एक्चुअल केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हमें थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। और इसके बाद अभी एक दो कंसेप्ट और बाकी हैं आपका, जैसे इक्विवेलेंट का कंसेप्ट है, वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट है, वो सारे कंसेप्ट अभी हम आपको बताएंगे। तो अभी आप इसको एक बार देख लीजिए, नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिए। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ही आगे हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोइकोमेट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट। स्टोइकोमेट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन में जो उसके न्यूमेरिकल फॉर्म है,
मैग्नीट्यूड है, उसी को हम लोग स्टोइकोमेट्री बोल रहे हैं। तो स्टोइकोमेट्री को हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो एक, यहाँ पे नंबर 3 दिया हुआ, यहाँ पे 2 दिया हुआ, तो ये 2 क्या क्या हो सकते हैं इसको समझते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं उसको भी हम सीखेंगे। तो देखिए ये 2 दिया हुआ है, तो 2 का मान हम क्या समझे, ये 2 क्या दिया हुआ है। तो देखिए 2 आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 2 क्या दिया हुआ है और क्या क्या हो सकता है, वो भी हम बता देते हैं आपको भी। देखिए सबसे पहले मोल, तो अगर हम ये ले लें कि मान लीजिए कि दे दिया कि इसका मोल निकालिए, तो हमको समझ में आ गया कि अब मोल लेना है। तो मोल लेना तो किस हिसाब से मोल लेना है, इस हिसाब से मोल लेना है कि जो उसके आगे नंबर लिखा है उतने मोल होंगे। यानी अगर मोल के बारे में पूछा जाए कि कितने मोल फॉर्म हुए हैं, तो मोल के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ पे मोल कितना है, 1 है, यहाँ पे मोल 3 है, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन होंगे, तो क्या बनेगा, 2 मोल एमोनिया बनेगा। ये हुआ एक बार मोल के लिए। अब आते हैं लीटर। बोला जाए कि इतना इतना हाइड्रोजन इतना और नाइट्रोजन कंबाइन किया तो कितने लीटर एमोनिया बनेंगे। तो अब हम क्या है कि इसके जो आगे के न्यूमेरिकल्स हैं, नंबर्स हैं, उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं। तो अगर हमको पता है कि 1 मोल ये ले रहे हैं, तो 1 मोल में कितना लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। तो अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 22.4 लीटर। और ये दोनों मिलने के बाद कितना बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, 2 मोल बना रहे हैं, यानी 2 मोल का मतलब कितना लीटर बना रहे हैं, 2.24 लीटर। तो ये बात हो गई किसमें, लीटर में। तो लीटर तो जरूरी नहीं है कि हम लीटर को लीटर उसी में समझें, हम उसको क्या कर सकते हैं, 1 लीटर 3 लीटर 2 लीटर भी समझ सकते हैं। तो देखिए यहीं पे हम आपको एक चीज बता दें कि ये जो स्टोइकोमेट्री है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म है, उसमें हम बहुत सारी चीज को दर्शा सकते हैं, लेकिन ग्राम को कभी दर्शा नहीं सकते हैं। ग्राम को नहीं दर्शाने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हम इसको 1 ग्राम 3 ग्राम 2 ग्राम ले लेंगे, बस ये नहीं कर सकते हैं। बाकी आप मोल ले सकते हैं, 1 मोल 3 मोल 2 मोल। आप लीटर भी ले सकते हैं, 1 लीटर 3 लीटर 2 लीटर। आप लीटर का मोल के हिसाब से लीटर भी ले सकते हैं, 1 मोल है तो इतना लीटर, 3 मोल है तो इतना लीटर, 2 मोल है तो इतना लीटर। आप चाहें तो एमएल के हिसाब से भी ले सकते हैं। अच्छा ये 1 एमएल लगा होगा, ये 3 एमएल लगा होगा, तो ये दोनों मिलकर कितना बनाए होंगे, 2 एमएल बनाए होंगे एमोनिया के। ठीक, उसी तरह से लेकिन ग्राम जो है वो हमेशा 1 3 2 नहीं ले सकते हैं। तो ग्राम कैसे लेंगे सर, तो ग्राम हम ऐसे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल है तो 1 मोल नाइट्रोजन का कितना वजन होगा वो लिखेंगे हम। तो अगर देखिए 1 मोल हम नाइट्रोजन का लें तो 1 मोल नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 होता है। अब एक हाइड्रोजन का मास 3 होता है, 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल मतलब 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, और 2 को किससे गुना करना है, 3 से गुना करना है, तो 3 दूने 6, और ये कितना बनेगा, तो 2 इंटू, अब इसका जोड़ लीजिए, 14 तो हो गया नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन 17, और 17 को किससे गुना करना है, 2 से करना है, तो हमने ये कर दिया, यानी कि 34 ग्राम बनेगा। 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए उसके लिए, और हमको 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये सब में फिक्स्ड नहीं आ रहा, ये क्या है, 44 लीटर बना है, 44.8 लीटर, लेकिन यहाँ पे देखिए खर्चा ज्यादा हो रहा है। लेकिन ग्राम में आप क्या देख रहे होंगे कि 28 ग्राम प्लस 6 ग्राम 34 ग्राम होंगे। तो इसी के बेसिस पे आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमें बहुत सारी चीज पढ़ना है, उसमें एक चीज ये भी पढ़ना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन के पहले जितने चीज लगे हैं और रिएक्शन के बाद जो होगा उसका वजन वो दोनों सेम होगा। यहाँ पे चूंकि सारा खपत हो गया है तो वजन दोनों का सेम आ रहा है, अगर खपत नहीं होता तो कुछ रिएक्टेंट बच जाता। तो जितना इधर है उतना ही इधर भी हो, सॉरी जितना इधर है और इधर है, दोनों को हम रिएक्शन के पहले या रिएक्शन के बाद जोड़ेंगे तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बात हम उसकी नहीं कर रहे थे, बात हम बस आपको ये बता रहे थे कि आप 1 ग्राम 3 ग्राम इसके स्टोइकोमेट्री नंबर के हिसाब से नहीं ले सकते हैं, बाकी आप सब कुछ ले सकते हैं। जैसे अगर हम बोले यहाँ पे 1 है तो यानी कि अच्छा ठीक है, ये 1 लीटर लेंगे, ये 3 है तो यानी कि हम इसको 3 लीटर ले लिए, तो ये अगर 3 लेते हैं, ये अगर 1 लेते हैं तो कितना बनेगा, यहाँ पे 2 लीटर बनेगा। उसी तरह से एमएल की बात करें तो एमएल में भी हम 1 ले सकते हैं, सिर्फ ग्राम में अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम 1 एमएल लेते हैं नाइट्रोजन का,
3 ml लेते हैं हाइड्रोजन का तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 2 ml बनेगा एमोनिया। ये क्यों बनता है, यहाँ पे 1 ले रहे हैं, यहाँ पे 3 ले रहे हैं, यहाँ पे 2 बन रहा है, तो सर क्या इसके यहाँ पे मास में अंतर नहीं होगा? एक डाउट आ सकता है। अगर आपके मन में ऐसा डाउट आता है तो आप हमें बताएं, हम आपको इसका कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। ठीक, तो अभी फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट एक्चुअली किसी के संदर्भ में, किसी के रिलेशन में हम लोग बताते हैं। वो रिलेशन इस तरह से है कि नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट्स, मतलब कोई भी सब्सटेंस है तो वो कितना पार्ट्स डिस्प्लेस किया है, किसका? हाइड्रोजन के 1 पार्ट के हिसाब से कितना डिस्प्लेस किया है, ऑक्सीजन के 8 पार्ट के हिसाब से कितना डिस्प्लेस किया है, क्लोरीन के 35.5 पार्ट्स के हिसाब से कितना डिस्प्लेस किया है। तो वो जितना डिस्प्लेस करेगा कोई सब्सटेंस, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट वेट बोलेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट हम लोग उसके संदर्भ में भी मेजर करते हैं कि कितना हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है या कंबाइन कर सकता है। बाकी हमारे पास कुछ और भी फॉर्मूले हैं तो उसको भी हम सीखते हैं। तो एक्चुअली जब इनडायरेक्टली रूप से हम देखते हैं तो आपको फॉर्मूले में भी वही चीज मिलेगा जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में बताए हैं। क्योंकि जब आप वैलेंसी समझ लेंगे, जब आप चार्ज किसी भी प्रेजेंट है आयन पे वो समझ लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ बातें वही कही जा रही है। तो अभी हम देखते हैं, देखिए पहला जो फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट का वो है एटॉमिक वेट बटा वैलेंसी। तो अब एटॉमिक वेट तो हमको एलिमेंट का पता है, तो कंपाउंड का खुद पता हो जाएगा। जैसे अगर हाइड्रोजन का हमको पता है, ऑक्सीजन का पता है, तो हम पानी का तो निकाल ही सकते हैं। तो उस तरह से आप एटॉमिक वेट निकाल के लिख सकते हैं। अब वैलेंसी, अब वैलेंसी हर किसी का अलग अलग होता है। वैलेंसी निकालने का आपको तरीका जो है एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसको हम अलग से बताएंगे। तो फिलहाल के लिए अगर आप इसको जानते हैं तो आप वैलेंसी यूज कर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो अभी आप सिर्फ फॉर्मूला याद करके रखें, बाद में आपको वैलेंसी की कंसेप्ट भी बताई जाएगी। ठीक, तो वैलेंसी अगर 2 हो तो नीचे 2 लिखेंगे और 14 ग्राम में तो 14 लिखेंगे। उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो दूसरा तरीका है कि फॉर्मूला वेट बाई चार्ज। मतलब अगर कोई कंपाउंड लिए हैं, जैसे बेंजीन लिए हैं, C6H6 लिए हैं, तो उसका फॉर्मूला वेट जितना होगा और उस पे प्रेजेंट चार्ज जितने हैं, चाहे जिससे मान लीजिए कि NO3 ले रहे हैं, नाइट्रेट ले रहे हैं, तो नाइट्रेट का फॉर्मूला वेट जितना होगा उस पर जितने चार्ज हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, हमारा इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। अब बात करते हैं एक आयनिक कंपाउंड होगा तो क्या होगा सर, आयनिक कंपाउंड में तो प्लस भी चार्ज रहता है, माइनस भी चार्ज रहता है, कैसे निकालेंगे? तो वैसे केस में आप क्या कीजिए, प्लस का अलग से निकालिए, माइनस का अलग से निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे कि अगर 1 प्लस है तो नीचे कितना होगा, क्योंकि चार्ज उस पर 1 है तो नीचे 1 डिवाइड होगा। अब माइनस वाला मान लीजिए 2 चार्ज है तो नीचे क्या देंगे, माइनस वाले में -2 देंगे। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो प्लस माइनस का दोनों निकाल लेंगे, उसको जब हम जोड़ लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, आयनिक कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट। तीसरा तरीका है, अगर हमको एसिड और बेस दिया हुआ है तो कैसे हम निकालेंगे, क्योंकि उसका वैलेंसी हमें नहीं पता है लेकिन उसका कुछ और पता है। क्या पता है, बेसिसिटी पता है, एसिडिटी पता है, तो उसके आधार पर भी हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ठीक, तो इतने सारे बातें जो आपको थी वो इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड थी। अब हम कुछ पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप पहले इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम वो भी बताते हैं। तो अभी अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ लॉज बच गए हैं, कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने लॉज दिए थे, बस उसको पढ़ना है। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें हो चुकी है। अब इसके बेसिस पे हम बाकी चैप्टर्स को बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट अभी जस्ट आपको बताए थे, उसी पे एक और छोटा सा कंसेप्ट है ग्राम इक्विवेलेंट का, कि ग्राम इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब भी निकालना हो तो आप क्या करेंगे, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है। तो अगर मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस का आपको कोई सर्टेन अमाउंट दे दिया गया है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 14 ग्राम, 28 ग्राम, तो आप क्या करेंगे, उसको इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ये भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं कहीं पे यूज होगा, अच्छे क्वेश्चन में जहां पे भी है। ठीक, अब देखिए ग्राम इक्विवेलेंट तो हमको पता है। अब हमेशा हमको जरूरी नहीं है ना कि वेट और ग्राम इक्विवेलेंट दोनों दे दे या फिर हमको पता हो। कभी कभी क्या होता है कि सब्सटेंस के हिसाब से हम ग्राम इक्विवेलेंट पहले पता करेंगे, उसके बाद उसके वेट से डिवाइड करेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट पता करने का जितने भी तरीके हैं हम उसको अप्लाई करेंगे। अभी देखिए ग्राम इक्विवेलेंट एक तरीका हम बताए थे कि मोलिकुलर मास बटा वैलेंसी। ठीक, तो इस वैलेंसी को ये नीचे है तो कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा वैलेंसी। तो अब जितना वेट है मान लीजिए 10 ग्राम, 20 ग्राम जो भी है, और उसका मोलिकुलर मास तुमको आसानी से पता चल जाएगा।
और वैलेंसी से जब हम गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। उसी तरह से एक और फॉर्मूला था इक्विवेलेंट वेट का, फॉर्मूला वेट बाई चार्ज। ठीक, तो चार्ज है, अब चार्ज ये देखिए नीचे है, ये कहाँ हो जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा। इसमें अगर किसी को डाउट हो कि सर ये नीचे वाला ऊपर क्यों जा रहा है, तो ये भी आप पूछ सकते हैं, हालांकि बेसिक चीज है, आई थिंक लोगों को पता होगा। अगर ये नहीं पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको क्लियर कर देंगे ये भी चीज, क्योंकि कुछ चीजें जो है बेसिक है और उस पर अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर बेसिक में ही रह जाएंगे। हालांकि आप उसका जानते होंगे कि फ्रैक्शन वाला कैसे ऊपर और नीचे होता है। अब आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कुछ 4-5 लॉज दिए गए हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा नियम है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, जिसको एक साइंटिस्ट दिए थे लेवाइजर। तो देखिए ये एक जीके का क्वेश्चन भी हो जाता है, बहुत सारे कंपटीशन पूछ जाते हैं कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन किसने दिया। ये तो नहीं पूछता वहां डिटेल में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, बट किसने दिया ये पूछ लिया जाता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे लेवाइजर, क्योंकि अगर आपको नहीं होता है इनकेस किसी को कंपटीशन की तैयारी करना 11-12 के बाद, तो वो यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या था, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर रिएक्टेंट पूरी तरह से यूज हो गया है तो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद मास जो रहेंगे वो बराबर रहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि इसका हम 2 ग्राम ले लेते हैं, ये तो है 35, इसका 70 ग्राम ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, 2 ग्राम और 70 ग्राम अब इसको जोड़ते हैं तो क्लोरीन का 17 और इसका क्लोरीन का 35 और इसका 36, 35.5 यानी कि हो जाएगा 71। ठीक, अब इसका क्लोरीन का 35.5 लेते हैं अगर हम, और इसका 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 36.5। अब इसको अगर 2 से मल्टीपल करेंगे तो फिर कितना मिल जाएगा 73। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये पूरी तरह से रिएक्शन में खत्म हो जाए तो पहले कितना वेट था, 73 था, दोनों मिला के 73 था। अब ये पूरी तरह से खत्म हो गया तो प्रोडक्ट जो बना है वो कितना होना चाहिए, 73 होना चाहिए, तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा। तो ये भी हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 73 आ रहा है। तो ये केस तब का है जब ये पूरी तरह से खत्म हो जाए। बट इन केस अगर ये पूरी तरह से खत्म ना हो तब क्या होगा, तो अगर मान लीजिए कि इधर 73 ग्राम में 10 ग्राम बच गया, तो 10 ग्राम बच गया, तो इधर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कितना होगा, 63 होगा। और अब आप जोड़ेंगे तो 63, तो प्रोडक्ट बन गया, और 10 जो रिएक्टेंट है वो बाकी था, तो अभी भी जो कि कितना आ रहा है, 73 आ रहा है। तो आपको बस ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन में जो उसके मास होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यूज्ड हो गया है तो प्रोडक्ट उतना होगा, और नहीं यूज्ड हुआ तो दोनों मिला के उतना होगा। तो मान लीजिए 2, ये 71, तो ये कितना हो गया, 73 ग्राम। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब दूसरा है लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन कांस्टेंट कंजप्शन। ये किसके द्वारा दिया गया था, प्रोस्ट के द्वारा दिया गया था। उनका कहना था कि कोई भी कंपाउंड बन रहा है तो एक फिक्स्ड रेशियो और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनता है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी मिला दिएगा तो बन जाएगा। जैसे पानी अगर बनाना है तो आपको 2 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, 1 ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। अगर आप 4 हाइड्रोजन ले रहे हैं तो नहीं बनेगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन चाहिए उसको बनने के लिए। और इसका उन्होंने एग्जाम्पल तौर पे ये कहा कि आप कहीं का भी पानी उठा ले, धरती का, उसके धरती में समुद्र का है, कुआं का है, नल का है, जल का है, नदी का है, कहीं से आप उठा लेंगे, और जब आप उसकी कंपोजिशन चेक करेंगे तो हर पानी के एक ड्रॉप में वही चीज आपको मिलेगा कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो ये था इनका कंसेप्ट कि जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, प्रोपोर्शन जो है उसका कंट्रीब्यूशन का वो हमेशा बराबर होगा। अब तीसरा बात करते हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, गैलोसा साइंटिस्ट उनके द्वारा दिया गया था। इनका कहना था रिएक्टेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन सिंबल रेशियो बाय वॉल्यूम। हालांकि ये जो लॉ है सिर्फ गैसियस सब्सटेंसेस के लिए ही वैलिड है। इनका कहना था कि जो गैस सब्सटेंस कंबाइन कर रहे हैं वो हमेशा सिंपल रेशियो में करते हैं। जिससे आप एग्जांपल दे सकते हैं कि H2Cl2 2HCl बनाया, तो इसका रेशियो क्या है, 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो 1 है, यहाँ पे क्या है, 2 है। तो ये एक रेशियो बन गया कि एक रेशियो में इसका लेंगे, एक रेशियो इसका लेंगे, तो ये हमेशा 2 बनेगा। अगर हम इसका 2 ले लें, इसका भी 2 ले लें, तो ये कितना बनेगा, 4 बनेगा, क्योंकि सिंपल रेशियो फिर वही आना है। ठीक, उसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे N2 + 3H2 है। अब ये क्या बनाएगा, 2NH3। यहाँ पे रेशियो क्या है, 1
3 2, यानी कि एक रेशियो हम इसका ले रहे हैं और 3 इसका ले रहे हैं, तो हमेशा ये 2 ही बनेगा। आगे हम क्या करते हैं, अगर इसको 2 ले लेते हैं, मान लीजिए इसको 2 ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं, तो ये कितना बनेगा, 4 बनेगा। अब जब इसको फिर से काटेंगे 2 से, तो 2 3 1, तो रेशियो क्या है हमारा, वही आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो वो कितना आ गया, 1:3:2। तो ये जो रेशियो है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है कंबाइन करने का। ठीक, तो ये था हमारा गैसियस वॉल्यूम गैलिस्टर के द्वारा। अब एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, एवोगाड्रो लॉ कहता है कि ईच इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हम बदलाव नहीं करते हैं, तो एक मोल अगर कोई सब्सटेंस है, सॉरी, अगर वॉल्यूम अगर फिक्स है, मान लीजिए 2 लीटर है चाहे 3 लीटर है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल के नंबर होंगे वो फिक्स होंगे। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि इसका 1 लीटर है, एक वॉल्यूम मान लिया है 1 लीटर मान लें, चाहे इसका भी क्या है, इसके सामने कुछ नहीं है, तो इसको भी मान लीजिए कि 1 लीटर है, और ये 2 लीटर है, चाहे 2 वॉल्यूम है। 2 वॉल्यूम हम इसलिए लिख रहे हैं कि 2 वॉल्यूम में आप इसको 22.24 से भी गुना कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, 1 ml भी ले सकते हैं। ठीक, तो अगर आप एक वॉल्यूम ले रहे हैं और इसका कंबाइन होने के बाद ये 2 वॉल्यूम बनेगा, तो इसमें जो मॉलिक्यूल के नंबर है वो हमेशा सेम रहेंगे। अगर इतना वॉल्यूम है तो कहीं भी कोई भी गैसेस होगा, सब में इतना ही होगा। अगर आप 1 लीटर ले रहे हैं, 1 लीटर में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे। अगर आप 22 लीटर ले रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, आप 48 ले रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। तो इसी तरह से इनका कहना था कि इक्वल वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। एवोगाड्रो साइंटिस्ट थे, तो उनके द्वारा ये लॉ दिया गया था। लास्ट जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो था वो किसके द्वारा दिया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। इसमें इनका कहना था कि कोई भी 2 एलिमेंट अगर एक से ज्यादा सब्सटेंस बना रहा है, तो उसका जो रेशियो होगा कंबाइन करने का वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। सिंपल रेशियो में होगा, सिंपल रेशियो में होगा। सिंपल रेशियो कहने का मतलब हुआ कि अगर हम एक का मार्क्स फिक्स कर दें, तो बाकी जो दूसरा एलिमेंट कंबाइन कर रहा है वो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन करेगा। अब इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको थोड़ा सा मोमेंट कर देते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद उसको मैं बताऊंगा। तो देखिए वो एग्जाम्पल जो है आप उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि N2O है, तो N2O में N2 मतलब 28 ग्राम ये लगा है और ये 1 है, तो यानी कि 16 लगा है। अब हम बात करते हैं NO की, तो NO में क्या है, ये 14 लगा है और ये 16 लगा है। बात करते हैं हम N2O3 का, तो N2 मतलब 28 और O3 मतलब 48 ग्राम हो गया। N2O4 यानी कि 28 ग्राम हो गया, और ये 4 यानी तो 16 × 4 64। इनका कहना था, देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और एक से ज्यादा तरह के सब्सटेंस बना रहे हैं। तो इनका कहना था कि किसी एक सब्सटेंस के फिक्स्ड मास के साथ जो दूसरा कंबाइन करेगा वो हमेशा सिंपल रेशियो में करेगा। कहने का मतलब अगर हम फिक्स मास ये कर दें कि हमने लिया है 14 ग्राम नाइट्रोजन, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन के साथ कभी ऑक्सीजन 16 ग्राम आ रहा है, कभी ऑक्सीजन 48 ग्राम आ रहा है, कभी ऑक्सीजन 64 ग्राम आ रहा है। तो अगर आप इसको जब काटेंगे, क्योंकि कॉमन है 16 to 61, 16 3, 16 4, तो आप क्या देख रहे हैं कि इस 14 ग्राम के साथ एक रेशियो में कंबाइन कर रहा है, 1 रेशियो, अब 2 भी हो सकता है, 3 रेशियो, 4 रेशियो, यानी सिंपल रेशियो में ये कंबाइन कर रहा है एक से ज्यादा सब्सटेंस बनाने के लिए। तो ये हमारा था कंसेप्ट, सारे लॉज थे जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन में काम आते हैं। एक और छोटा सा कंसेप्ट है, वो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट का कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है, N2 + 3H2 2NH3। लिमिटिंग का मतलब ये हो गया कि लिमिट हो गया। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसका स्टोइकोमेट्रिक कॉन्सेप्ट के द्वारा चले, तो अगर हम ये 1 मोल ले लें, अगर ये हम 3 मोल ले लें, अगर ये हम 2 मोल ले लें, सॉरी ये अगर हम 3 मोल ले लें, तो अपने आप क्या बनेगा, ये 2 मोल बन जाएगा। तो ये इसका रेशियो है कंबाइन करने का, इसके हिसाब से हम लिए तो इतना बन गया। लेकिन अगर हम इसके मोल, इसके रेशियो के हिसाब से या इसका स्टोइकोमेट्रिक के हिसाब से नहीं लेते हैं, तब क्या होगा, तब देखिए क्या होगा
कि जैसे मान लीजिए कि ये हम एक ले लिए और ये हम ले लेते हैं दो, ठीक। अब दो बनने के लिए हमको तीन चाहिए, लेकिन हम लिए कितना है, दो। तो रिएक्शन क्या है, दो मोल बनने से पहले रुक जाएगा। और रिएक्शन रुका किसकी वजह से, तो इसके वजह से, क्यों, क्योंकि ये हम कम लिए हैं। तो जो रिएक्शन में कम पड़ रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन रुक गया है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस रिएक्शन में अगर लिमिटिंग रिएजेंट पूछा जाए तो कौन है, हाइड्रोजन, ठीक। तो अब जी, स्टोमेट्री जो कंसेप्ट होता है वो हमेशा किस पे होता है, इस बेसिस पे होता है कि आपको जो केमिकल रिएक्शन मिला है, केमिकल इक्वेशन मिला है, वो हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री। आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जहां आपको दिक्कत हो आप कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।